नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे जिम कॉर्बेट ने चंपावत जाने का फैसला लिया ताकि वो उन गांव वालों को उस आदमखोर बाघिन से बचा सकें। इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे उस 436 से ज्यादा जान लेने वाली आदमखोर बाघिन का अंत हुआ, लेकिन उस गांव में सिर्फ एक आदमखोर का खौफ नहीं था, वहां कुछ और था जिसने जिम कॉर्बेट जैसे निडर आदमी को रात में बंगला छोड़कर बाहर रात गुजारने पर मजबूर कर दिया था। तो क्या था वो ऐसा सच जो जिम कॉर्बेट ने अपनी शिकार की किताब में नहीं बल्कि किसी और किताब में बताया है? तो चलिए देखते हैं चंपावत की आदमखोर बाघिन का भाग 2 जिम कॉर्बेट के शब्दों में। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरे साथ वहां के कुछ डरे हुए लोग मिलकर चलने लगे। चंपावत पहुंचने तक हम 30 लोग हो चुके थे। उन लोगों ने मुझे एक कहानी सुनाई जो वहां से 2 महीने पहले हुई थी। उन लोगों ने बताया कि एक दिन वो इसी सड़क से गुजर रहे थे, तभी नीचे घाटी से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वो लोग झाड़ियों में छुपकर देखने लगे तो उन्हें दिखाई दिया कि वो बाघिन एक महिला को उसकी कमर से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रही है। वो महिला चीखते चिल्लाते हुए पूरे खून से लथपथ है। वो अपने बचाव के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी और वहां के आसपास लोगों को बुलाना चाह रही थी। क्या तुम 30 लोगों ने कुछ भी नहीं किया? नहीं साहब, अगर हम उसको बचाते भी तो भी वो मर जाती और बाघिन हम सबको अपना शिकार बना लेती। क्योंकि वो महिला पूरी खून से लथपथ थी, उसका बचना वैसे ही मुश्किल था। कुछ दिनों बाद जब हम उसको ढूंढने झाड़ियों के पास गए तो हमने देखा कि उस महिला को बाघिन ने खाया नहीं था, बल्कि उसका पूरा खून चाट लिया था और वो वास्तव में एक छोटी बच्ची थी। जब वो वहाँ पड़ी थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई छोटी बच्ची सोई हो। ये सब सुनकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा भी आया। चंपावत के उन दिनों में मैं जवान ही था, लेकिन इस वाकया को सुनने के बाद मेरा शरीर पूरा कांप उठा। मैं समझ गया कि कैसे उस आदमखोर का साया और डर पूरे गांव में घूम रहा है। चंपावत के डाक बंगले पर पहुंचने पर वहां के तहसीलदार मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस सुनसान जगह के डाक बंगले से अच्छा उस जगह बंगले में रहना था जहां बाघिन ने सबसे ज्यादा शिकार किए। थोड़ी देर बाद खबर आई कि पास ही गांव में एक गाय को आदमखोर ने शिकार बनाया है। मैं तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा और तहसीलदार ने कुछ बहाना बनाकर वहां से चल दिए। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा। वहां जाकर पहुंचने पर मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि ये उस आदमखोर बाघिन का शिकार नहीं था, बल्कि किसी छोटे गुलदार का शिकार था। वहां आसपास नदी के किनारे मैंने कुछ बाघिन के पंजे देखे, लेकिन ये उस बाघिन के पंजे नहीं थे जिनको मैं पाली से ट्रैक करते हुए आया था। जब मैं बंगले में लौटा तो तहसीलदार साहब वापस आ गए थे। उन्होंने अफसोस जताया कि आज मेरा समय बहुत बर्बाद हुआ, लेकिन मैं दंग रह गया जब उन्होंने कहा कि वो आज रात मेरे साथ नहीं रुक सकते, जबकि उन्होंने मुझसे वादा किया था। मेरे कई बार समझाने के बाद भी वो माने नहीं और रात में अकेले ही बाहर निकल गए। उनके पीछे एक आदमी था जो सिर्फ एक लालटेन लेकर चल रहा था। मुझे लगा वो बहुत बहादुर है, इसलिए मैंने उनकी बहादुरी में अपनी टोपी भी उतारी। लेकिन बाद में मैं ये सोचता रहा कि ये क्या बहादुरी है या फिर कोई पागलपन। उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। एक ऐसी कहानी जो शिकार से मेल नहीं खाती, जो प्रकृति के नियमों से भी परे है। उसके बारे में मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि ये शिकार की घटना में नहीं आता। मैं तहसीलदार से बात कर ही रहा था कि तभी पहाड़ी पर एक आदमी दिखाई दिया जो भाग रहा था हमारी ओर। हमने उसे इशारे करके पूछा कि बात क्या है, लेकिन वो कुछ ना बोला। जब वो मेरे पास आ गया तब वो चिल्लाकर बोलने लगा, जल्दी चलिए साहब, आदमखोर ने एक और लड़की को मार डाला है। तहसीलदार के पीछे इशारा करते हुए मैं अपनी राइफल और कारतूस उठाकर उस आदमी के साथ गांव की ओर भागा। एक भी पल की दूरी एक और जान ले सकती है। गांव पहुंचते ही देखा कि वहां बहुत भीड़ है जो शोर मचा रही है। मैंने भीड़ में से एक आदमी को किनारे किया और उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से बांज के पेड़ों की ओर इशारा किया। 200 मीटर की दूरी पर 12 लोग लकड़ियां चुन रहे थे। तभी काल बनकर वो बाघिन आई और 16 साल की एक बच्ची को उठाकर ले गई। डर इतना ज्यादा था कि किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की।
मैंने गांव वालों को वहीं रुकने का इशारा किया और अकेले उस पेड़ की ओर बढ़ा। वहां की जमीन बहुत खुली थी। ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि बाघिन जैसा बड़ा जानवर 12 लोगों के बीच कैसे आ सकता है बिना आहट किए। जब तक उन लोगों ने लड़की के गला घुटने की आवाज सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत अपना काम कर चुकी थी। ये पहली बार था जब मैं और बाघिन आमने सामने होने वाले थे। ये वही शिकार था जिसकी ढूंढ में मैं इतनी दूर से आया था। शायद मैं आज उन सभी को इस खतरे से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देता, या शायद मैं भी उसका शिकार हो जाता। बांझ के उस पेड़ के नीचे खून का एक तालाब बन गया था। वहीं पास में पड़ा था उस लड़की का नीले रंग के मोतियों का छोटा सा हार। वो चमकीला हार उस खौफनाक मंजर के बीच मानो चीख चीख कर उस मासूम की मौत की गवाही दे रहा था। बाघिन उसे पहाड़ी के ऊपर ले गई थी। झाड़ियों में फंसे लड़की के काले बालों के गुच्छे और जगह जगह बिखरे उसके कपड़े बता रहे थे कि शिकार कितना बेरहम था। जब मैं धीरे धीरे डर कर आगे बढ़ रहा था तो मुझे पीछे से किसी की आहट हुई। मैंने डर कर एकदम पीछे मुड़ के देखा कि वहां पर एक आदमी था जो खुद डरा हुआ था और अपने पास एक राइफल लिए हुए था। मैंने गुस्से में उसे कहा कि मैंने सभी को ऊपर रहने को कहा था, लेकिन वो डर कर बताने लगा कि वो तहसीलदार के हुक्म का पालन कर रहा है। तो हम दोनों आगे बढ़ने लगे और मैंने उसे कहा कि सबसे पहले अपने भारी भारी जूते उतार दे ताकि बाघ को हमारे पैरों की आवाज का पता न चले। रास्ते में बिछुआ घास का एक मैदान था। मेरे पीछे तहसीलदार का भेजा हुआ आदमी धीरे धीरे चल रहा था। वो बुरी तरह डरा हुआ था और हर आहट पर मेरा हाथ पकड़ लेता था। वो अपनी आंसुओं से भरी आवाज में फुसफुसाता, साहब वो यही कहीं है, मुझे उसकी आवाज आ रही है। मैंने उसे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने को कहा। खुद अकेले उस खाई में उतर गया जहां मौत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं करीब 600 गज नीचे एक सकरी जलधारा के रास्ते बढ़ता गया। पत्थरों और झाड़ियों की हालत बता रही थी कि बाघिन यहाँ से बहुत मुश्किल से गुजरी थी। जैसे ही एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा, मेरी नजर पानी पर पड़ी। तालाब के किनारे पहुंचते ही मेरी रूह कांप गई। गंदे पानी में ताजा खून रिस रहा था और वहां किनारे पर एक कटा हुआ इंसानी पैर पड़ा था। एक सुंदर युवा पैर जिसे घुटने के नीचे से इतने सफाई से अलग किया गया था जैसे किसी कुल्हाड़ी से वार किया गया हूँ। आदमखोरों के शिकार के अपने सालों के अनुभव में मैंने इतना दर्दनाक और इतना विचलित करने वाला मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उस पैर को देखते हुए मैं कुछ पल के लिए भूल गया कि मैं खुद मौत के घर में हूँ। तभी अचानक मेरे सामने की 15 फीट ऊंची ढलान से मिट्टी का एक हिस्सा तालाब में आ गिरा। बाघिन ठीक मेरे ऊपर थी। अगर मैं एक पल की भी देरी ना करता तो वो मुझ पर झपट पड़ती। मैंने तुरंत अपनी राइफल तानी और किनारे की ओर लपका। झुकते हुए पौधे गवाही दे रहे थे कि वो अभी अभी यहाँ से गुजरी है। अब पीछा शुरू हुआ उन खतरनाक चट्टानों के बीच जहाँ एक गलत कदम का मतलब था सीधी मौत। बाघिन को अपनी दावत के बीच मेरा दखल पसंद नहीं आ रहा था। ये उसकी 436वीं मानवीय हत्या थी और उससे पहले उसने अपनी नाराजगी जाहिर भी की। जंगल के उस सन्नाटे में जब उसकी भारी घुर्राहट गूंजी तो आवाजें चट्टान और गुफाओं से टकराकर हर तरफ से आती हुई महसूस होती थी। जो लोग अपने घरों में चैन से बैठकर ये सुन रहे हैं शायद वे उस पल के मेरे डर को ना समझ पाए, लेकिन उस घुर्राहट ने मुझे डराने के साथ साथ एक उम्मीद भी दी थी। मैं चाहता था कि वो अपना आपा खो दे और मुझ पर हमला करे ताकि मैं उस मासूम बच्ची और उन सैकड़ों लोगों की मौत का हिसाब बराबर कर सकूं। लेकिन वो चालाक थी। उसने समझ लिया था कि आज उसका सामना किसी डरपोक से नहीं बल्कि एक शिकारी से है। 4 घंटे की मशक्कत के बाद सूरज ढलने लगा था। मुझे अंदाजा हुआ कि अब रात भी होने को है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, लेकिन उस तालाब के पास मैं वहीं रुका जहां उस बच्ची का पैर था। उसका पैर मिलना जरूरी था क्योंकि मौत के बाद के रीति रिवाजों के लिए वो जरूरी है। मैंने वहीं किनारे की मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और उसे दफन कर दिया ताकि वह बाघिन से दूर रहे और वक्त आने पर उसे निकाला जा सके। चट्टान पर बैठा मेरा साथी मुझे जिंदा देखकर ऐसे खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसे डर था कि अगर मैं मारा गया तो वह अकेले घर कैसे जाएगा। जब हम वापस लौट रहे थे तो उसकी लोडेड बंदूक बार बार मेरी छाती की ओर हो जाती थी। उस दिन मैंने एक ऐसी कसम खाई कि आदमखोर का शिकार करते समय मैं हमेशा अकेले ही जाऊंगा, क्योंकि एक डरे हुए हथियारबंद साथी से खुद को बचाना बाघ से बचाने से कई ज्यादा मुश्किल है। पहाड़ी की चोटी पर बैठकर मैं कल शाम की योजना बनाने लगा। वो इलाका किसी विशाल अखाड़े जैसा था। उत्तर की ओर घने जंगल और पूरब में ऐसी खड़ी चट्टानें जहां बकरी के पैर भी फिसल जाएं। बाघिन अब कहीं दुबकी होगी। उसे बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता बचा था,
हांका। हांका का मतलब है कि बहुत सारे लोग बहुत शोर मचाएंगे ढोल नगाड़े बजाकर, और बागिन उसके शोर को सुनकर बाहर निकलेगी। मुझे इतने लोग जुटाने थे जो शोर मचाकर उसे सकरी घाटी की ओर खदेड़ सके, जहां उसकी मौत बनकर मैं खड़ा रहूंगा। इलाका बहुत लंबा था और ढलान घनी झाड़ियों से भरी थी। ये हांका आसान नहीं होने वाला था, लेकिन अगर गांव वालों ने मेरा साथ दिया और मेरे निर्देशों का पालन किया तो कल चंपावत की इस रानी का अंत निश्चित था। खेल अब आखिरी पड़ाव पर था। रात के सन्नाटे में मैंने तहसीलदार को पूरी स्थिति समझाई। हमारा मिशन साफ था। कल सुबह 10 बजे तक ज्यादा से ज्यादा आदमी उस बांज के पेड़ के पास होने चाहिए जहां मासूम बच्ची का शिकार हुआ था। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही मैं तैयार था। मैंने अपने साथियों को सामान बांधकर चंपावत में इंतजार करने को कहा। मैंने उस अखाड़े नुमा घाटी का आखिरी बार मुआयना किया। चक्रव्यूह तैयार था। 10 बज चुके थे, लेकिन तहसीलदार सिर्फ एक आदमी के साथ पहुंचे। मुझे लगा कि शायद डर जीत गया है और लोग नहीं आएंगे, लेकिन पहाड़ियों के रास्ते से दो दो 10-10 की टोलियां जुटने लगी। दोपहर तक 288 लोग इकट्ठा हो चुके थे। तहसीलदार ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने सभी अवैध हथियारों को उस दिन के लिए छूट दे दी। इस भीड़ में जो भी हथियार दिखे उनसे तो पूरा म्यूजियम सजाया जा सकता था। जब सबको गोला बारूद मिल गया तो मैं उन सभी को पहाड़ी की उस चोटी पर लेकर पहुंचा जहां उस बच्ची के कपड़े मिले थे। वहां से पूरी घाटी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने 288 लोगों की आंखों में देखा। वो डर था, पर अब उससे बड़ा इंतकाम का जज्बा भी था। मैंने उन्हें आखिरी निर्देश दिया, अब बस एक इशारे का इंतजार करना, जिसके बाद मौत का हांका शुरू हो जाएगा। अब वो 288 लोग मेरे इशारे का इंतजार करने लगे। तहसीलदार साहब डरे हुए थे। उन्होंने कहा, साहब, इन अनाड़ी बंदूकधारियों के साथ रहने से अच्छा है मैं आपके साथ चलूं। कहीं ये खुद को ही गोली ना मार लें। हम घाटी की दूसरी ओर झुलसे हुए चीड़ के पेड़ तक पहुंचे। ढलान इतनी खड़ी थी कि तहसीलदार के पतले जूते जवाब दे गए। वे अभी जूते उतार ही रहे थे कि कगार पर मौजूद लोगों ने समय से पहले ही गोलियों की बौछार कर दी। हांका शुरू हो चुका था। मैं नीचे भागा और 2 फीट ऊंची घास में छिपकर बैठ गया। शोर अपनी चरम पर था। ढोल, चीख पुकारें, बंदूकों के धमाके। तभी मेरे सामने बाईं ओर से बागिन बिजली की भांति प्रकट हो गई और सीधे उस संकरी घाटी की ओर भाग रही थी। मैंने अपनी 500 मॉडिफाइड राइफल तानी और 2 गोली उस पर चला दी। पहली गोली उसके पीछे लगी। वो कांपी लेकिन रुकी नहीं। दूसरी गोली उसके कंधे के पार हो गई। मेरी राइफल खाली हो गई। मेरे पास कोई और कारतूस नहीं बचा था और वो खूंखार जानवर मुझसे सिर्फ 30 गज की दूरी पर था और अपने दांत नीचे हुए मुझे देख रहा था। बागिन घायल होकर एक बड़ी चट्टान की ओर बढ़ी। मैंने चिल्लाकर तहसीलदार से उनकी बंदूक मांगी। जब वो बंदूक मेरे हाथ आई तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उसकी नली और बॉडी के बीच इतना गैप था कि कभी भी मेरे चेहरे पर फट सकती थी, लेकिन पीछे हटने का रास्ता नहीं था। जब मैं बागिन से महज 20 फीट दूर था, मैंने निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। धमाका हुआ और 436 लोगों की कातिल चट्टान से नीचे लुढ़क गई। चंपावत का आतंक हमेशा के लिए शांत हो गया। जैसे ही वो मरी, जंगल से लोग कुल्हाड़ी और तलवारें लेकर बाहर निकल आए। वो उस शैतान के टुकड़े कर देना चाहते थे। एक आदमी फूट फूट कर रो रहा था, जिसकी पत्नी और बच्चों को इस बागिन ने कभी शिकार बनाया था। मुझे याद आया कि जब बागिन ने मेरी ओर देखा था तो उस समय उसके चेहरे पर मुझे कुछ अलग सा दिखा था। अब मैंने जाकर देखा तो पाया कि बागिन के ऊपर और नीचे के नुकीले दांत टूटे हुए थे। एक पुरानी गोली के घाव ने उसे अपाहिज बना दिया था और इसी मजबूरी के कारण वह आदमखोर बन गई थी, क्योंकि जानवरों को मारने के लिए उसके वो दांत पर्याप्त नहीं थे और इंसान का शिकार उसे सबसे आसान लगने लगा था। उस बागिन का कितना बड़ा आतंक था ये वहां पर उस शोर से ही पता चल रहा था, क्योंकि उस गांव के हर परिवार को उसने नुकसान पहुंचाया था। मैं जब उसकी खाल उतारने वाला था तो वहां के लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि इसकी खाल को आज ना उतारा जाए। वो सभी चाहते थे कि इस बागिन की लाश को पूरे गांव में दिखाया जाए, ताकि गांव की महिलाएं, गांव के बच्चों का वो डर हमेशा के लिए खत्म हो सके। रात के समय मुझे उसकी खाल उतारने का काम करना था। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और मैंने उसका सर, उसके पंजे और खाल उतारने के बाद बाकी हिस्सा गांव वालों को सुपुर्द कर दिया। गांव वालों ने उसकी हड्डियों से
अपने लिए ताबीज बनाए और अपने बच्चों के गले पर बांधे, क्योंकि वो ये मानते थे कि इससे उनको भविष्य में किसी भी आदमखोर के खतरे से रक्षा मिलेगी। बाघिन के पेट में उस छोटी बच्ची की उंगलियां भी मौजूद थीं। मैंने उन्हें नंदा देवी मंदिर के पास नैनीताल झील में प्रवाहित कर दिया ताकि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हमारा विजय जुलूस चंपावत की ओर बढ़ा, लेकिन मेरे लिए अभी सबसे बड़ा इनाम बाकी था। वापस लौटते समय मैं पाली गांव की उस गूंगी महिला के पास रुका। जैसे ही मैंने उसे बागिन की खाल दिखाई तो 12 महीने से खामोश उसकी आवाज़ अचानक लौट आई। वो चिल्लाकर अपने पति को बुलाने लगी। उसकी आंखों के आंसू और उसकी वापसी ने मुझे वो सुकून दिया जो किसी पदक या इनाम में नहीं था। चंपावत की सड़कें अब सुरक्षित थीं और मैं अपनी 75 मील की यात्रा पूरी करके वापस नैनीताल की ओर चल पड़ा।